जो हेलो जो हमारा हीट जनरेशन है, अगर हीट डिसिपेशन से ज़्यादा हुआ तो फिर मास ऑफ द ऑयल फिल्म, यानी हम लोग क्या करते हैं, द मास ऑफ द ऑयल फिल्म टू रिमूव द हीट जनरेशन एट द बियरिंग में बी ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द हीट जनरेटेड टू द हीट टेकन अवे बाय द ऑयल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हीट जनरेशन, ठीक है, और कितना हीट जा रहा है, यानी ऑयल कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, हम लोग को ये इक्वेशन याद है, हम लोग ये इक्वेशन पहले ही पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के नाम से, वही है, उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसी को यूज करें हम लोग। क्यू टी इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू टी। ठीक है, क्यू टी इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू टी टी। ठीक है, ये हमारा क्या है, हीट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हीट मतलब हीट जनरेशन माइनस हीट डिसिपेशन, ये यहाँ पे क्यू टी की वैल्यू होगी। समझ में आया? ठीक है, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, हीट जनरेशन माइनस हीट डिसिपेशन। अगर हीट जनरेशन हमारा ज़्यादा है, हीट डिसिपेशन कम है, ठीक है, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो हीट आएगा एक्स्ट्रा हीट वो कहाँ जाएगा, क्यू टी। ठीक है, ये किसके बराबर है, एम इंटू एस इंटू टी। ठीक है, एम क्या होता है, मास ऑफ द ऑयल फिल्म। ठीक है, लुब्रिकेंट कितना यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑयल। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑयल। और टी क्या है, डिफरेंस बिटवीन आउटलेट एंड इनलेट टेम्परेचर ऑफ द ऑयल। ठीक है, ऑयल का आउटलेट और इनलेट टेम्परेचर, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम यहाँ पे अननोन होगा, एस गिवन होगा, टी हम लोग को पता होगा, क्यू टी हम लोग को क्यू जनरेशन माइनस क्यू डिसिपेशन से पता होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एम निकालेंगे। ये एम कौन सा होगा, ये एम होगा एक्स्ट्रा हीट जो जनरेट हो रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए ये मास ऑफ द लुब्रिकेंट होगा। ठीक है, क्या चीज़ होगा, जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए ये मास ऑफ लुब्रिकेंट जो हम लोग ऐड करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा हीट ये लुब्रिकेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा सीजर हो सकता है जर्नल और बेरिंग का, कैसे सीजर होगा, हीट जनरेशन ज़्यादा होगा, हीट डिसिपेशन कम होगा, तो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, जर्नल भी एब्जॉर्ब करेगा और बेरिंग भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, उसके वजह से फिर वही मेटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होगी, और टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने पे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी लीनियर एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और जो क्लियरेंस होगा वो कम होगा और सीज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा एज ए होल अपार्टेज मतलब मशीनरी है वो बंद हो सकती है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये एक्स्ट्रा हम लोग मास ऑफ लुब्रिकेंट, यहाँ पे ऑयल फिल्म है, मास ऑफ द लुब्रिकेंट हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, अगर हीट जनरेशन ज़्यादा है, हीट डिसिपेशन कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अलग से एयर कूलिंग करते हैं। ठीक है, एयर कूलिंग करके भी हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो एयर कूलिंग ना करके हम लोग एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारा हीट डिसिपेशन और हीट जनरेटेड बाय द जनरल बेरिंग। अब हम देखते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर द जनरल बेरिंग। जब हम डिज़ाइन करेंगे जनरल बेरिंग को, तो कौन सा प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे डिज़ाइन करना है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर द जनरल बेरिंग, यानी क्या क्या हम लोग को प्रोसीजर अपनाना है जनरल बेरिंग के डिज़ाइन के लिए। ठीक है, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर, डिटरमाइन द बेरिंग लेंथ बाय चूजिंग द रेशियो ऑफ एल बाई डी। ठीक है, एल बाई डी रेशियो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये डिज़ाइन प्रोसीजर का पहला स्टेप ये हम देखेंगे डाटा बुक से। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए करते हैं कि तुम लोग के, आप लोग के दिमाग में ये रहेगा कि हम लोग को क्या करना है। डाटा बुक से हम लोग एल अपॉन डी रेशियो देखेंगे और वहाँ से एल की रेशियो निकालेंगे।
चलिए समझ में आ गया। ऐसे आप लोग के लिए एक अलग से हम लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग डाटा बुक कैसे देखा जाए इसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, L/D रेशियो पता करना, और वो पता कहाँ से करेंगे, डाटा बुक से। ठीक है, वो प्रोसीजर दिया रहेगा। नेक्स्ट, चेक द बेयरिंग प्रेशर। बेयरिंग प्रेशर पता करेंगे P = W/L/D से। ठीक है, और ये भी कहाँ देखेंगे, डाटा बुक से देखेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग कहाँ देखेंगे, डाटा बुक से। ये क्या, किसके लिए, फॉर प्रोबेबल सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू। ठीक है, P = W/L/D। एक हम लोग P = W/L/D अपने जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है उससे भी निकालेंगे। समझ में आया, P = W/L/D एक तो हम लोग डाटा बुक से निकालेंगे उस कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग, और एक हम लोग W/L/D हम लोग अपने क्वेश्चन से भी निकालेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दोनों कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे सेफ वैल्यू क्या है, तो वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग के लिए आसानी होगी, हम लोग उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, एज्यूम लुब्रिकेंट। ठीक है, फ्रॉम डाटा बुक। जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में लुब्रिकेंट गिवन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में लुब्रिकेंट गिवन होता है तो हम लोग को एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। इन केस अगर नहीं दिया है तो हम लोग कोई एक स्टैंडर्ड लुब्रिकेंट एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लुब्रिकेंट कौन से एज्यूम करते हैं, जनरली SAE, ये नोटेशन है लुब्रिकेंट का, SAE10 या SAE20। ठीक है, यही दो एज्यूम करते हैं, यही दो हम लोग लुब्रिकेंट एज्यूम करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम केस में लुब्रिकेंट गिवन होगा। ठीक है, नहीं गिवन होगा डाटा बुक से हम लोग पता कर सकते हैं। एंड इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये भी गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो डाटा बुक से हम लोग देख सकते हैं। SAE10 मान लीजिए एज्यूम किए हम लोग, तो SAE10 के करस्पॉन्डिंग T0 की वैल्यू क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, वो पता कर सकते हैं हम लोग डाटा बुक से। This temperature should be between 26.5 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ ठीक है, तो इसके 26.5 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए T0 की वैल्यू। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ Zn/P फ्रॉम द एज्यूम बीयरिंग टेम्परेचर। Zn/P की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग डाटा बुक से निकाल सकते हैं और हम लोग खुद से भी निकाल सकते हैं जब हम लोग SAE10 या कोई भी वैल्यू आइदर गिवन हो और लुब्रिकेंट की, या तो हम डाटा बुक से निकाले हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू भी हम लोग को पता होगी डाटा बुक से। ठीक है, तो Z/N/P यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे अपना जो क्वेश्चन में गिवन है वो, और डाटा बुक से, और फिर कंपेयर करेंगे दोनों बीच में। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या हम लोग पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू हम लोग लेनी है, तो वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, एंड चेक दिस वैल्यू विथ करस्पॉन्डिंग वैल्यू डाटा बुक, वही चीज़ जो भी डिस्कस किए हैं, Zn/P प्लस निकालेंगे हम लोग और उस वैल्यू को डाटा बुक से चेक करेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, ये वैल्यू कम आती है और कम आनी भी चाहिए डाटा बुक वाली वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ में है, आ गया है क्या निकालना है और क्या हमें डाटा बुक देखना है। अगला स्टेप क्या है, देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बोलते हैं हर लेक्चर में, हर वीडियो में, कि मशीन डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन प्रोसीजर। ठीक है, हम लोग को फार्मूले याद नहीं करने हैं। क्यों नहीं याद करने हैं, क्योंकि हम लोग को फार्मूलों के लिए डाटा बुक गिवन है। ठीक है, फार्मूले के लिए हम लोग क्या गिवन है, डाटा बुक गिवन है। डाटा बुक से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन प्रोसीजर उसमें नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी डाटा बुक्स में डिज़ाइन प्रोसीजर के साथ एक न्यूमेरिकल भी होता देता है। ठीक है, तो जनरली वो डाटा बुक अगर एग्जामिनर को पता होता है तो वो रख लेता है अपने खुद के पास, क्योंकि हम लोग को वैसा डाटा बुक नहीं ले जाना है एग्ज़ाम में इसमें एक क्वेश्चन में दिया हो या कोई क्वेश्चन करके सॉल्व भी किया हो। ठीक है, डाटा बुक सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए फॉर्मूले और जानकारियों के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो डाटा बुक में हम लोग को ये दिया रहता है लेकिन प्रोसीजर नहीं पता होता है। ठीक है,
तो हम लोग को क्या याद करना है, क्या समझना है, मशीन डिजाइन में डिजाइन प्रोसीजर। या तो हम स्पर गियर में जो देखे थे, ठीक है, या जो हम लोग देखे थे हेलिकल गियर में, बिगल गियर में, यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रोसीजर है, पहला दूसरा तीसरा, एक के साथ दूसरा को कनेक्ट है, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्ट है, तीसरे के बाद चौथा कनेक्ट है। तो प्रोसीजर याद रखना हम लोग को, ठीक है। आगे एज्यूम क्लियरेंस रेशियो सी अपॉन डी, ठीक है। सी अपॉन डी भी हम लोग डाटा बुक से ही देखेंगे, ठीक है। एज्यूम नहीं करना है, जब एक लेक्चर हम लोग उस पर लेंगे डाटा बुक कैसे देखा जाए जनरल बेयरिंग में, ऐसा आपको बता दें। से फॉर एग्जांपल कोई एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो डाटा बुक में सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग ये सभी वैल्यू होंगी, एल अपॉन टी होगा, प्रेशर होगा, जेड एन अपॉन पी होगा, ये नहीं होगा, लुब्रिकेंट नहीं होगा, ठीक है। जेड एन अपॉन पी होगा, ठीक है। जेड एन अपॉन पी के पहले लुब्रिकेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू हम लोग को पता नहीं होगी, ठीक है। वो पता कैसे करेंगे हम लोग, डाटा बुक से पता करेंगे। डाटा बुक में लुब्रिकेंट जो एज्यूम करेंगे वो देखेंगे, नहीं तो वहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में गिवन हो जेड की वैल्यू, इसलिए ये स्टेप पहले है, ठीक है। जेड एन अपॉन पी की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, और फिर सी अपॉन डी को लोग निकाल लेंगे हम लोग डाटा बुक से, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं सब की सब वैल्यू लोग डाटा बुक से निकल जा रही है, कितना आराम हो रहा है, ठीक है। अगला स्टेप डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बाय यूजिंग म्यू इज इक्वल टू 33 अपॉन 10 टू पावर 8 जेड एन अपॉन पी डी अपॉन सी प्लस के। ये हमारी वैल्यूज़ हैं म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 33 अपॉन 10 टू पावर 8 जेड एन अपॉन पी डी अपॉन सी प्लस के। अगर आप लोग को जब हम लोग बेयरिंग मॉडल्स या मैकी कर्व पढ़ रहे थे, बेयरिंग मॉडल्स या बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, तो हम लोग रिलेशन देखे थे, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू फाइव ब्रैकेट में जेड एन अपॉन सी, जेड एन अपॉन पी कॉमा डी अपॉन सी कॉमा के था, ठीक है। तो वहाँ पे जो फाइव था, जो कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू के यहाँ पे आप लोग को दिख रही होगी 33 अपॉन 10 टू पावर 8। अब समझ में आ गया होगा, वो जो आप क्लास किए तुम लोग उससे क्लियर हो गया होगा। वेयर के इज फैक्टर ऑफ करेक्ट फॉर इंड लीकेज एंड डिपेंड अपॉन एल अपॉन डी। के की वैल्यू क्या है, फैक्टर ऑफ करेक्टनेस फॉर इंड लीकेज, यानी अगर कोई लीकेज होता है लुब्रिकेंट का तो उसको करेक्ट करने के लिए जो फैक्टर का यूज़ करते हैं वो, और ये किस पे डिपेंड करता है, एल अपॉन डी यानी लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो पे, इसके एल अपॉन डी रेशियो पे। और के की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.002 फॉर एल अपॉन डी रेशियो 0.75 टू 2.8। जनरली एल अपॉन डी रेशियो इस दोनों के बीच में घूमता रहेगा, 0.75 से 2.8 के बीच में, और यहाँ पे के की वैल्यू 0.002 ही हमेशा लेनी है। चलिए अगला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द हीट जनरेटेड बाय द रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हम जानते हैं पहले से ही, तो हम लोग हीट जनरेशन निकालेंगे क्यूजी इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू इंटू पी। अगला स्टेप हमें ले रहेगा, क्योंकि देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे हर स्टेप के बाद अगला स्टेप जो है वो पहले वाले स्टेप से रिलेशन में है। अब देखिए म्यू हम लोग पहले निकालें और म्यू का यहाँ पे यूज है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के बाद यहाँ पे म्यू का यूज किए, इसलिए सातवें के बाद आठवां स्टेप जरूरी था। ऐसा नहीं हम लोग पहले ये स्टेप हमारा पहले होता और फिर उसके बाद जो सातवां स्टेप वो आठवां होता, क्यों, क्योंकि हम लोग म्यू की वैल्यू नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाती है हम लोग के लिए, इसलिए म्यू की वैल्यू उसके पहले निकालें, यानी एक से दूसरा रिलेशन में है, ठीक है। न्यूटन मीटर पर सेकेंड या जूल पर सेकेंड और वाट, ठीक है, क्यू जी की वैल्यू, ठीक है। डब्ल्यू मान लोड है, वी इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60 से पहले हम लोग निकाल चुके हैं। नाइन्थ डिटरमाइन हीट डिसिपेशन बाय यूजिंग रिलेशन, फिर हम लोग हीट डिसिपेशन निकाल लेंगे, ये भी हम देखे थे अभी के लेक्चर में। क्यू डी इज इक्वल टू सी ए इंटू टी बी माइनस टी ए, ये जूल पर सेकेंड या वाट में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। हम लोग को सी की वैल्यू कितनी लेनी है, वेंटिलेटेड एयर के लिए, अनवेंटिलेटेड एयर के लिए, ये देखे थे हम लोग। एरिया एल इंटू डी, ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया। टी वी माइनस टी ए के लिए 1/2 टी नॉट माइनस टी ए, ये हम डिस्कस किए थे उसके पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू के बाद क्यू डी निकाल ली हम लोग, ठीक है। ये दो निकालने के बाद क्या करना है हम लोग को, अगला स्टेप
डिटरमाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम टू सी कंपल्सरी कंडीशन। ठीक है, क्या पता करना है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए? क्यू जी इज इक्वल टू क्यू डी है कि नहीं है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्यू जी इक्वल टू क्यू डी, यानी हीट जनरेशन और हीट डिसिपेशन दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा जर्नल एंड बेयरिंग। ठीक है, कंपल्सरी कंडीशन इसलिए यहाँ पे अलग से मेंशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होना ही होना है। अगर इन केस ये कंडीशन नहीं हो रहा है तो ठीक है, ये तो आइडियल केस है। आइडियल केस हम लोग को पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जल्दी। ठीक है, एक केस में पॉसिबल होगा, फिर कई ऐसे केस होंगे जिसमें पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर ये कंडीशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इफ़ क्यू जी इज ग्रेटर देन क्यू डी, अगर हीट जनरेशन ज़्यादा है हीट डिसिपेशन से, देन आइदर बेयरिंग इज रीडिजाइन और इट इज़ आर्टिफिशियली कूल्ड बाई वाटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेयरिंग को या तो रीडिजाइन करें, ठीक है, या हम लोग आर्टिफिशियली कूल करें पानी से। लेकिन इसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे उस पर ध्यान आपका ले जाते हैं फिर से। अगर क्यू जनरेशन यानी हीट जनरेशन ज़्यादा है हमारा हीट डिसिपेशन से, ठीक है, तो आइदर बेरिंग डिजाइन करें। ये बहुत मुश्किल की बात हो जाती है, क्योंकि एक बार हम लोग डिजाइन करते हैं और फिर वो वर्किंग कंडीशन में आता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत की बात होती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके जगह पे, ठीक है, उसके जगह क्या करते हैं हम लोग डिस्कस किए थे, वैसे यहाँ के लिए दूसरा देख लेते हैं। आर्टिफिशियली कूल्ड बाई वाटर डिज़ाइन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार डिज़ाइन करने के बाद वैसे हम लोग करते हैं और कई केस में किया भी जाता है, लेकिन अगर पॉसिबल ना हो रीडिज़ाइन करना, ठीक है, तो आर्टिफिशियली कूलिंग करते हैं वाटर से। लेकिन वाटर से कूलिंग करना भी उतना आसान नहीं होता है। अगर हम वाटर कूलिंग करेंगे तो फिर मेटल की प्रॉपर्टी चेंज होने में वो हेल्प करेगा, और मेटल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो फिर हमारा जो पूरा एज ए होल जर्नल और बेयरिंग है वो सीज हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अभी डिस्कस किए थे कि एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट हम प्रोवाइड करेंगे। फार्मूला क्या था, क्यू टी इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू टी वाला फार्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेंगे। वो लुब्रिकेंट क्या करेगा, हीट जो होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो हीट जनरेशन होगा एक्स्ट्रा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और फिर सराउंडिंग में उसको डिसिपेट करेगा। ठीक है, यानी हम लोग एक थिक लेयर और दे देते हैं इसका लुब्रिकेंट का। चलिए, इतना हम लोग समझ में आ गया है। अब हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, डिजाइन ऑफ जर्नल बेयरिंग। ठीक है, और फिर आराम से समझा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो समझना, और किस प्रोसीजर के बाद कौन सा प्रोसीजर आता है वो समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फार्मूले के लिए हमारे पास डाटा बुक है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए जो गिवन है जो नहीं गिवन है उसके लिए सबके लिए डाटा बुक है, लेकिन डिज़ाइन प्रोसीजर के लिए डाटा बुक नहीं है। डिज़ाइन प्रोसीजर हम लोग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसके बाद क्या वैल्यू आती है। ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को। चलिए, हाँ, एक चीज़ और जो डिस्कस करना था, अलग अलग डिज़ाइन प्रोसीजर अलग डिज़ाइन बुक में अलग अलग नोटेशन के साथ वैल्यू दी होती हैं। ठीक है, तो कोई एक डिज़ाइन डाटा बुक आप पकड़िए और उसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आपको ये आसानी रहेगी कौन सा नोटेशन कहाँ कब कैसे ले रहा है, वो फिर आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में सीधे डाटा बुक लेके बैठेंगे या एग्ज़ाम के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले डाटा बुक लेके बैठेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग